मैं प्रभा शर्मा गृह विज्ञान विभाग से साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रसार शिक्षा के बारे में जानेंगे और उस पर उसके सिद्धांत, विशेषताएं, परिभाषाएं, उपयोगिता और यह प्रसार शिक्षा हमारे लिए क्यों उपयोगी है इसके बारे में जानेंगे। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा का एक संक्षिप्त परिचय देते हुए, इतिहास बताते हुए मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है जो जीवन पर्यंत मतलब लगातार चलने वाली शिक्षा होती है। प्रसार शिक्षा का मूल आधार ग्रामीण जीवन या ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण वातावरण है, क्योंकि गांव के विकास के लिए ही इस शिक्षा का प्रतिपादन हुआ। क्योंकि प्रसार शिक्षा इसलिए मानव जीवन पर आधारित या ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए ही इसका प्रतिपादन किया गया, इसकी स्थापना की गई। जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप विकास की समस्त धाराएं शहर की ओर अग्रसर होने लगी। लोगों का ध्यान कृषि कार्यों में खेतों से अलग हटकर कृषि उद्योगों से अलग हटकर शहर की ओर जाने लगा। तो यह प्रवृत्ति किसी भी देश के लिए, किसी भी विचारधारा के लिए बहुत ही घातक मानी जाती है। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक धाराओं को ग्रामीण परिवेश में लागू करना, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, करके सीखने पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, ये मैं आपको बताने चल रही हूँ कि प्रसार शिक्षा का अर्थ किस प्रकार से स्पष्ट होता है। बोले, प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका प्रसार, दूसरा है शिक्षा। प्रसार का अर्थ होता है फैलाव, विस्तार और विस्तारण, बाहर निकालना। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान को बाहर की ओर फैलाना या उसका फैलाव करना। तो जैसे कि स्पष्ट है, प्रसार सही है सर, चल रहा है। तो किसी भी दर्शन का प्रसार शिक्षा में समस्त विचारधाराएं, इनका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि विशेष रूप से आधुनिक गांवों के संदर्भ में प्रसार शिक्षा का विस्तार किया गया। प्रसार शब्द जैसा कि स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका जो दर्शन है वो कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन, मनोवृत्ति में परिवर्तन और कार्य निष्पादन शैली में परिवर्तन। जैसे कि W.H. भट्ट ने कहा है कि हम प्रसार शिक्षा को ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए उपयोगी ज्ञान के प्रसार के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या कहा इन्होंने? उपयोगी ज्ञान के बारे में परिभाषित करने के लिए कहा। जैसे कि एक बार और दोहरा देते हैं कि W.H. भट्ट ने क्या कहा। W.H. भट्ट ने कहा कि हम प्रसार शिक्षा को ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जबकि सुपे ने कहा कि प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए एक नियमित संगठित पाठशाला के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कमरे से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। इन्होंने ये भी कहा, या बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि प्रसार शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है, ना कि ये शिक्षा जो होती है कि ये कहीं पर के स्थान विशेष पर नहीं दी जाती है, किसी पाठशाला में या किसी कक्षा में नहीं दी जाती है। आप कहीं भी सामूहिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के बाद इस कार्य को कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गया प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, प्रसार शिक्षा का अर्थ, प्रसार शिक्षा क्यों इसका गठन हुआ। अब मैं प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है। प्रसार शिक्षा क्या है वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद
आपको मैं बताने जा रही हूँ प्रसार शिक्षा का प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। वैसे कहा माना जाता है कि प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो असीमित होता है। इसका क्षेत्र कहीं भी देखिए, प्रसार शिक्षा मानव पोषण में भी देखने को मिलता है, मानव के विकास में देखने को मिलता है, मानव के व्यक्तिगत संबंधों में देखने को मिलता है, चिकित्सा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो निजी विकास में पहला क्षेत्र क्या है? मनुष्य का निजी विकास का क्षेत्र। मनुष्य के विकास का कोई एक पक्ष नहीं होता है। मनुष्य के विकास में उसका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक विकास भी समाहित होता है। तो निजी विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम होगा तभी वो प्रसार के कार्यक्रमों से जुड़ेगा, अन्यथा नहीं। तो ये हो गया आपका मनुष्य का निजी विकास का क्षेत्र। फिर दूसरा है कि परिवेश वातावरण के लिए, मतलब मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उसका विकास भी संभव होना चाहिए, उसके विकास पे भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो प्रसार शिक्षा है वो किसी पाठशाला में नहीं दी जाती है, कहीं स्थान विशेष पर नहीं दी जाती है। हम जहाँ पर भी रहते हैं, प्रसार कार्यकर्ता जहाँ पर भी रहता है वहीं पर वो अपना कार्यक्रम चलाने लगता है और मनुष्य के लिए उपयोगी व्यवसाय के संबंधित शिक्षा देने के साधनों से और व्यवसाय उन्नत करने के साधनों को और अच्छे वातावरण और परिवेश को भी विकसित करने में सहायक होता है। मनुष्य की सोच का तरीका भी प्रसार कार्यक्रम को बढ़ावा देता है, उसके विचारों को भी बढ़ावा देता है। काम करने का ढंग और वातावरण में जाने अनजाने से वो व्यक्तिगत रूप से अपनी विचारों को प्रस्तुत करता है, ना कि उसमें सीखने की प्रक्रिया वही स्थान विशेष पर हो जाती है। यातायात संबंधी सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षण संस्थान, बाजार, बैंक, जल, बिजली, जो भी सुविधाएं हैं वो निजी विकास उनके वातावरण के आधार पर, अगर हम किसी भी दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस साधन का, पोस्टर, चार्ट, कठपुतली, जो उसपे उनको आकर्षित कर सके। हमारे पास बिजली की व्यवस्था नहीं है और हम प्रोजेक्टर को अगर वहाँ पर ग्रामीण वातावरण में लगाते हैं तो ये कार्यक्रम हमारा सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। तो वातावरण को विशेष रूप से प्रसार शिक्षा में ध्यान रखना चाहिए। फिर बच्चों, मानव निर्मित संस्थाओं एवं साधनों की उन्नति। जैसा कि मानव अपनी आधारभूत आवश्यकताएं, मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र और मकान। अगर इन अवस्थाओं से, इन संस्थाओं तथा साधनों का विकास हो जाता है तो मनुष्य दूसरे साधनों पर, दूसरे प्रसार के रूप में विकसित होगा। अगर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं पूरी होंगी तो वो दूसरे साधनों से, संसाधनों से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि विषय क्षेत्र के आधार पर जब हमारे पास खाने को नहीं होगा तो हम किसी भी योजना को उन तक ले जाएंगे तो वो उस चीज़ से प्रेरित नहीं होंगे। फिर है बच्चों, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि वातावरण के लिए कैसी व्यवस्था की जाए। वातावरण जैसे कि जहाँ पर शांति हो, लोग अच्छा बोलते हों, सामुदायिक भावना रखते हों, हम की भावना रखते हों, क्योंकि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कहता है करके सीखना और स्वयं की सहायता। जो मनुष्य स्वयं की सहायता करता है, स्वयं के बारे में जानता है, वही मनुष्य या वही प्रसार कार्यकर्ता दूसरों के लिए कार्य कर सकता है। तो ये था आपका प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य क्षेत्र जो है वो 3 आधार पर विकसित किया गया है। फिर है बच्चों, प्रसार शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण परिवेश में दी जाने वाली शिक्षा होती है, ग्रामीण वातावरण में, क्योंकि ग्रामीण जनों में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जनसंख्या 80% रहती है, लेकिन वो शहरों की तरफ आकर्षित होती है, वो अपने कार्यक्रमों से जुड़ना कभी कभी नहीं पसंद करती है। तो उसमें क्या होता है, तो सरकार ने या प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि प्रसार शिक्षा का आविर्भाव जो हुआ ग्रामीण उत्थान के लिए ही किया गया और ग्रामीणों का जीवन जो हो अच्छा हो, बेहतर बनाने रखने के लिए किया गया। ग्रामीणों का विकास करना प्रसार शिक्षा
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो विकास में सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य, सबसे पहला कौन सा उद्देश्य होगा बच्चों? शैक्षिक उद्देश्य होगा, क्योंकि उनकी शैक्षिक विचारधारा में हमें परिवर्तन करना होता है। फिर दूसरा होता है भौतिक उद्देश्य। कृषि प्रसार के भौतिक उद्देश्यों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत इसलिए है क्योंकि ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनके जो प्रमुख मुख्य व्यवसाय है कृषि है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव में कृषि और रोजगार जो होते हैं उनके अवसर दिए जाने चाहिए। और अगर उनको अर्थोपार्जन या आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होगी तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और भी कार्यक्रमों में। फिर सामाजिक उद्देश्य, जैसा कि मनुष्य क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य उतना ही प्रचलित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक छोटा वाक्य है बल्कि बहुत व्यापक है इसका, क्योंकि मनुष्य समाज के बिना या समाज मनुष्य के बिना अधूरा होता है। परस्पर एक दूसरे के केंद्र बिंदु होते हैं, इनके आधार पर अपनी जो सामाजिक स्थितियां हैं वो स्पष्ट होती हैं। जैसे कहा जाए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। तो जो सबसे दूसरा उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य। उनमें सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, सहकारिता, सहभागिता और सह अस्तित्व, समायोजन, सात्मीकरण की भावना भी विकसित करनी चाहिए, जिसके आधार पर सामाजिक संगठन को सुदृढ़ या मजबूत बनाया जा सकता है। फिर बच्चों चौथा उद्देश्य क्या है? सामुदायिक उद्देश्य। समुदाय व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो निश्चित स्थान पर या निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहते हैं और उनके अंदर जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें हम की भावना और उसी सदस्य उसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं और उनमें बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले सामुदायिक भावना जो होती है वो हम की भावना पर या सहयोग की भावना पर आधारित होती है। प्रसार शिक्षा में सामुदायिक उद्देश्य का सबसे पहला कारण ये है कि उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जाए। जैसा कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि मनोवृत्ति में और कार्यशैली में और निजी विकास में भी परिवर्तन किया जाए। तो सबसे पहला है कि मनोवृत्ति में मतलब उनके विचारों में, उनके भाव में परिवर्तन किया जाए। दूसरा है ग्रामीण नेतृत्व का विकास। ग्रामीण जैसे नेतृत्व का मतलब क्या होता है कि हमारे बीच से ही कोई एक सुपरविज़न हमारा करे। सुपरविज़न करने का तरीका ये होता है कि जैसे हम कोई योजना उनके बीच में कार्यक्रम जब नियोजित करते हैं तो उनके बीच में जाते हैं तो उसी में से कोई एक हेड निकल कर आ जाता है, उनको सुपरविज़न करता है। जैसे गांव का प्रधान है, हम ग्रामीण क्षेत्र में जब प्रसार कार्यक्रम लेके जाते हैं, कार्यक्रम को नियोजित करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएँ विद्यमान हैं, लेकिन हम उन्हीं के जो प्रधान होते हैं, आशा बहुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनसे जाकर मिलते हैं और उनकी निजी विकास के क्षेत्रों को, संस्थाओं को, साधनों को विकसित करने का प्रयास करते हैं और उन्हीं में से एक नेता का चुनाव करते हैं, प्रसार कार्यकर्ता का चुनाव करते हैं और उनमें नेतृत्व की भावना विकसित हो जाती है। फिर आत्मनिर्भरता की भावना। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, उद्देश्य और क्षेत्र हमेशा ये कहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम किसी पर डिपेंड ना रहें। तो फिर इसमें आत्मनिर्भरता का विकास। ग्रामीणों को उनके उद्योग धंधों को चलाने के लिए विकसित आर्थिक सुविधाओं की भी उपलब्धि की जाए, उन्नति की जाए। जैसे साधनों की बात करते हैं, सुविधाओं में ग्रामीणों और उनके उद्योग धंधे, जैसे आए दिन प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे कि अभी इस समय कोविड-19 का चल रहा है दौर, तो उसमें उनको भोज संबंधी सामग्रियों की आवश्यकता है। उनको हम अगर कह दें कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें और नहीं, अगर उनके पास रोजगार नहीं तो सबसे पहले हम रोजगार देंगे, उनकी भूख को शांत करेंगे, उसके बाद हम उनको किसी और योजना के बारे में बताएंगे। फिर जो भी कार्यक्रम चलता है, क्योंकि ये प्रसार शिक्षा कार्यक्रम हमेशा प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों के लिए है, अगर युवा इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हैं तो सहभागिता करते हैं, अगर स्त्रियों की पारिवारिक स्त्रियों को भी इसमें जुटाते हैं, स्त्रियां भी कार्य करती हैं, तो प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो जाता है। संस्थागत तथा प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? प्रौढ़ एवं वृद्ध व्यक्तियों का विकास करना, उनको शिक्षित करना, उनकी सारी व्यवस्था करना। जन स्वास्थ्य अस्पतालों संबंधी सुविधाएं भी दी जाएं। सिंचाई, यातायात, आवास, प्रशिक्षण, क्रय विक्रय केंद्रों की व्यवस्था की जाए।
जैसा कि स्पष्ट है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं, भोजन, वस्त्र और मकान। पहले हम पेट के भूख को शांत करेंगे, दूसरी बात फिर हम अपने वस्त्र को धारण करेंगे, अपने शरीर को ढकेंगे। तीसरी बात है कि हम अपनी एक छत की व्यवस्था करेंगे जिसमें हम सुरक्षित रहें। लेकिन इसके बाद भी अगर हमें कृषि कार्यों में या उन्हें कृषि उद्योगों के बारे में जागृत करना है, बताना है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि सिंचाई, यातायात या उनके बीच में कैसी समस्याएं विद्यमान हैं उनका निराकरण किया जाए। फिर है बच्चों सांस्कृतिक उद्देश्य। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है। जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते यह प्राप्त करता है, नैतिक विचारधाराएं पूर्ण करता है। हर व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति से जुड़ा होता है, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करती है। संस्कृति के द्वारा हमारे आचार, विचार, व्यवहार और के लिए आदर्श मानी जाती है। संस्कृति का प्रभाव जैसे कि परिधान होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारी आदतें होती हैं। ऐसी व्यवस्था जो होती है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। आर्थिक दशाओं को भी हमारी संस्कृति के परिवेश में लागू किया जाता है। फिर है बच्चों प्रसाद शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है, प्रसाद शिक्षा की विशेषता सबसे पहले क्या होगी? प्रसाद शिक्षा जीवन पर्यंत लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह अनवरत तथा गैर संस्थागत अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे कि स्पष्ट है कि प्रसाद शिक्षा प्रयोगों एवं शोधों से विषय युक्त एवं व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में भी परिलक्षित होती है। प्रसाद शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने कार्य क्षेत्रों में अनुभव के आधार पर क्रिया करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। व्यक्ति के परिवार के सदस्य, ग्राम पंचायत, जनसंचार और के माध्यम से, जैसे जनसंचार माध्यम क्या होगा? समाचार पत्र है, पोस्टर है, चार्ट है, ये जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं, दृश्य श्रव्य साधन या जनसंचार माध्यम जो होते हैं, ये इनके आधार पर ही एक विशेषता परिलक्षित होती है। व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रसाद शिक्षा ग्रामीण जीवन में सुधार हेतु एक आधार माना जाता है। उनकी समस्याओं के समाधान हेतु ये घूमता रहता है। तो पहले तो उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, फिर उनको क्रिया देना चाहिए। सामान्य औपचारिक शिक्षण पद्धति की एक सैद्धांतिक विचारधारा होती, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? इनमें हम कोई नियम कानून उन पर थोपते नहीं हैं, लागू नहीं करते हैं। अगर वो मानते हैं या उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उनके शैली में परिवर्तन करते हैं, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करते हैं, तब उसमें उसका क्रियात्मक पक्ष जो होता है वो दिखने को मिलता है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। फिर है सर्वसाधारण के लिए निमित्त, मतलब प्रसाद शिक्षा के दायरे में सभी वर्ग आयु के लोग आते हैं। किसी वर्ग जाति विशेष के लोग प्रसाद शिक्षा से नहीं जुड़ते। ये सर्व सामान्य के लिए होती है, सबके लिए एक समान होती है। और चाहे वृद्ध हो, चाहे बाल्यावस्था, या जो इससे जुड़ना चाहे, स्वयं से जुड़ना चाहे, स्वयं की सहायता करना चाहे, या स्वावलंबन की सहायता की भावना रखता हो या सहयोग की भावना रखता हो, वो सर्वसाधारण के लिए निमित्त होता है, वो प्रसाद शिक्षा से जुड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास उसके दैनिक जीवन के कार्यकलाप और घरेलू जीवन की पारस्परिक व्यवहार और आर्थिक कठिनाइयों से संबंधित कोई ना कोई समस्या जरूर से जरूर होती है। अगर इन समस्याओं के समाधान हेतु हमें आवश्यकता है तो सिर्फ प्रसाद शिक्षा की है, और प्रसाद शिक्षा हमें प्रभावी रूप दे सकता है। फिर है सहभावना पर आधारित। सहभावना क्या होती है? प्रसाद शिक्षा एक स्वस्थ सहयोगात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है, जिसमें सहभावना को प्रधानता दी जाती है। सहकारिता, सह अस्तित्व, समायोजन, किसी भी विषय क्षेत्र, किसी भी वातावरण में, किसी भी परिवेश में हम समायोजन या सामंजस्य स्थापित करने में सफल होते हैं। प्रसाद शिक्षा की यह विशेषता भी देखने को मिलती है। प्रसाद शिक्षा की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? इसमें लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन
प्रशासनिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की प्रकृति लचीली होती है। इसमें आवश्यकतानुसार समय, कार्य और व्यक्ति के परिवेश, वातावरण में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें स्थान विशेष में परिवर्तन किया, हमारी जो भी आवश्यकता होती है या किसी भी योजना को अगर उनके बीच में हम ले जाते हैं, अगर वो हमसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलना चाहते तो हम उसमें परिवर्तन करके सामूहिक संपर्क या सामूहिक भेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रसार कार्यक्रमों का नियोजन, किसी भी कार्यक्रम का नियोजन उनके लोगों, उनके ज्ञान स्तर, उनकी आदतों, उनके नैतिक मूल्यों की या मनोवृत्तियों में, उनकी आदतों में, भौतिक अवस्था जैसी महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि ये बातें शिक्षण का आधार होती हैं। शिक्षण का आधार या लचीलापन या परिवर्तन, कार्यशैली में परिवर्तन, इन सब तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर है बच्चों कि विस्तृत कार्य क्षेत्र, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही सफल माना जाता है या शिक्षा जो होती है बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होने के कारण मानव जीवन के सभी पहलुओं का ये अध्ययन करता है, जैसे कि मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य जिस वातावरण में परिवेश में रहता है उसका भी विकास किया जाए और उसके निमित्त जो संस्थाएं, जो साधनों का विकास किया जाए उनको भी लागू किया जाए। फिर है बच्चों स्वयंसेवी, प्रसार शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या होता है? स्वयंसेवी, मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर उनके हृदय में सीखने की भावना को विकसित किया जाए, अभिरुचि को जगाया जाए। इस प्रकार मानव उत्प्रेरित होता है और अपने अनुभवों के आधार पर आवश्यकताओं को पहचानने में सक्षम होता है। फिर है बच्चों प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या कहता है? प्रसार शिक्षा कर के सीखने पर आधारित शिक्षा होती है। इसमें प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति का, सामूहिक पद्धति का, बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग करके इनके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो जैसे कि भाई पहले है सहयोग की भावना पर आधारित सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बच्चों? सहयोग की भावना पर आधारित सिद्धांत। प्रसार शिक्षा क्या कहता है कि पहले हम स्वयं की सहायता करें, फिर दूसरों का सहयोग करें, अपने समुदाय के लोगों का सहयोग करें, तो इस सिद्धांत को विकसित किया जाता है। फिर रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत, पहले हम अपनी उनके पास जब कोई कार्यक्रम को लेकर जाते हैं तो उनमें उस कार्यक्रम के प्रति उनकी रुचियों को विकसित करते हैं, अभिरुचि को विकसित करते हैं, ना कि हम अपनी योजनाओं को उनके ऊपर थोपते हैं या लागू करते हैं। पहले उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इनको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। फिर है फिर उसके बाद प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। अगर हम किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी योजना को उनके बीच में ले जाते हैं तो उनके बीच में हम प्रशिक्षित जो ट्रेनर होते हैं उनके बीच में ले जाएं और उनकी समस्याओं को समझें, पैनल वार्ता करें, सामूहिक संपर्क करें, भेंट वार्ता करें, व्यक्तिगत संपर्क करें। फिर उनके क्या कहते हैं मूल्यांकन करने की का भी क्षमता रखें कि हमने ये योजना चलाई है और यह सिद्धांत हमारा लागू हो रहा है या नहीं। फिर समता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत भी लागू होना चाहिए। और संतुष्टि का सिद्धांत, संतुष्टि, जैसे भी कोई भी कार्यक्रम हमारा जब चलता है तो उसमें उनको अभिरुचि उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, उनको संतुष्टि कितनी प्राप्त हो रही, इस मूल्यांकन की प्रक्रिया के आधार पर भी स्पष्ट हो जाता है कि कार्यक्रम के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। इन सब बिंदुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। स्वावलंबन का सिद्धांत, जैसा कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या कहता है? मनुष्य को स्वावलंबन बनाना, स्वावलंबित बनाना, वो स्वयं की रक्षा करना जाने और मनुष्य ये सीखे कि मूल संगठन भी किस प्रकार से लागू होता है। जैसे सहयोग की भावना, जो मनुष्य स्वयं की सहायता करना जानता है वो स्वावलंबी हो जाता है। फिर सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, कभी कभी हम जाते हैं उनकी सांस्कृतिक विचारधाराएं बदली हुई होती हैं तो यह सिद्धांत भी इस पर कार्य करता है। तो ये था बच्चों प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, सहयोग की भावना पर आधारित सिद्धांत, रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत,
प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि समझ रहे हैं बच्चों कि जब हम कार्यक्रम, वो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, कितनी हद तक जुड़े हैं, इस कार्यक्रम के सिद्धांतों में इसको भी रखा जाता है। फिर स्वयं की सहायता का सिद्धांत, मूल संगठन का सिद्धांत। तो ये था बच्चों प्रसाद शिक्षा का सिद्धांत। अब बच्चों हम मिल रहे हैं प्रसाद शिक्षा के सिद्धांत के बाद प्रसाद शिक्षा के दर्शन की विशेषताएं। अभी तक हम लोगों ने क्या जानी कि प्रसाद शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, दर्शन की विशेषताएं क्या होती हैं। मानवतावादी, प्रसाद शिक्षा का दर्शन क्या है, मानवतावादी, मानव पर आधारित है, तात्विक विचारधारा है, मनुष्य का जीवन सभी सुखों से वंचित ना रहे और मौलिक आवश्यकताएं पूरी होती रहें, ये तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। यथार्थवादी, व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है, यह निर्विदार है, सत्य है, लेकिन कार्य हेतु, संपादन हेतु अन्य आर्थिक भौतिक सभी पक्षों को भी यथार्थ में लागू किया जाए। प्रयोगवादी, प्रयोग के आधार पर आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों एवं कार्यों को भी संपादित किया जाए, प्रसाद शिक्षा के दर्शन की यह विशेषता होती है। फिर परिणामवादी, जब तक हम किसी भी कार्य को जब तक हम करते हैं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब उसका रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है तो हम क्या सोचते हैं कि इस कार्यक्रम में सफल हो गए। तो ये मूल्यांकन का जो सिद्धांत होता है बच्चों, मूल्यांकन का सिद्धांत हमें परिणाम देता है, यहाँ परिणाम प्राप्त करते हैं और जो हमारा दृष्टिकोण होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। आदर्शवादी, आदर्शवादिता जो होती है वो भी हमारे उसमें परिलक्षित होती है प्रसार के दर्शन में, क्योंकि दर्शन क्या कहता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन, कार्यशैली में परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन। फिर है उसके पुनः निर्माण में विश्वास करना। पुनः निर्माण क्या होता है कि अगर हमारी कोई योजना, हम उनके बीच में कार्यक्रम को नियोजित कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे, तो वो संतुष्ट जब नहीं है, हमारा जो सिद्धांत क्या कह रहा है 6 नंबर वाला कि संतुष्टि का सिद्धांत, तो उसमें हम पुनः निर्माण की भावना भी विकसित करें और इस दर्शन को भी परिलक्षित करें। प्रकृति परिवर्तनशील होती है, प्रकृति में रहने वाले हर वस्तु, हर जीव प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होती है। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन परिवर्तन, नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, उनके फलस्वरूप हमारे परिवर्तन या पुनः निर्माण भी होता रहता है। प्रकृति क्योंकि जो आवश्यकता होती है आविष्कार की जननी होती है, तो उसमें हम आविष्कार और पुनः निर्माण में भी विश्वास को जागृत करें। तो ये था बच्चों हमारा प्रसाद शिक्षा का उद्देश्य, विशेषताएं, सिद्धांत। अब बच्चों इससे किस प्रकार के क्वेश्चन निकल के आते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करें, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि प्रसाद शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रसाद शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, एक क्रमिक होती है, यह प्रक्रिया होती है। फिर प्रसाद शिक्षा, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रसाद शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होती है, अनुभव और अभ्यास। अभ्यास मतलब करके सीखने पर यह प्रक्रिया लागू होती है। प्रसाद शिक्षा का आधार क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं बच्चों। प्रसाद शिक्षा का आधार होता है मानव जीवन। फिर प्रसाद शिक्षा का जो क्षेत्र है वो असीमित है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने